अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब से चंद महीने पहले जब सूरत हाल मुल्क की डिफॉल्ट होने के करीब थी, बहुत एक तशवीशनाक हालात थे, मुआशी हालात। उसके बाद हमने देखा कि पुलों के नीचे से काफी पानी बहा, बहुत सियासी तब्दीलियां हुई और उसके बाद अगर इन शॉर्ट अगर बात करें तो आज हम ये कहा जा रहा है कि मुल्क इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ है। जिस तरीके से डॉलर बढ़ा और उसके बाद जिस तरीके से कम हुआ, ये एक साइन कही जा रही कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो अब इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। लेकिन क्या वाकई हकीकतन ये इकोनॉमिक रिकवरी है या फिर ये महज एक इल्यूजन है? हालात आगे खराब हो सकते हैं, अंदेशा है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खजर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। अली, 178 से 240 पर डॉलर जाता है और उसके बाद दोबारा नीचे आता है 215 216 इस वक्त डॉलर और भी नीचे। नाउ बात यह है कि सिर्फ एक्सचेंज रेट एक पैमाना है इस वक्त मईशत के इस्तेहकाम को देखने का, या ये जो रिकवरी सो कॉल्ड रिकवरी इस वक्त देखी जा रही है, आप समझ रहे हैं ये हकीकतन है? अली जी, आप 240 से पहले अगर पीछे चले जाएं तो ये फरवरी से 170 से पे 240 पे गया और 240 से 215 पे आया और बीच में एक दो झटके इसने और लिए। कुछ पॉलिटिकल रीजंस थी इसके ऊपर जाने की, वो आप सबको पता है। और उसके अलावा जो है इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि यूएस जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर रहे हैं, उनकी हाई इन्फ्लेशन है, तो उससे वजह से डॉलर स्ट्रेंथन होने की वजह से सारी करेंसी जो है उन पर प्रेशर आया है। तो तकरीबन 200 के करीब इसकी कोई वैल्यू बनती है, वो उसके आ जाएगा 210 215 पे भी ठीक है ये। तो ये अब उस लेवल पे आके सेटल हो रहा है, इसका मतलब है कि डिफॉल्ट का फियर खत्म हो गया है। डिफॉल्ट का जो फियर था वो भी पॉलिटिकल इन नेचर था, वो कहीं हकीकत में उसका इतना वो नजर नहीं आ रहा था कि वो होगा कहीं पे। अच्छा, चूंकि पॉलिटिकल फैसले ऐसे थे उस वजह से नहीं हो रहा था। अब चूंकि पॉलिटिकल चीजें थोड़ी सेटल हो रही हैं और आपने आईएमएफ के प्रोग्राम में आ गए हैं, 29 तारीख को बोर्ड की मीटिंग की अनाउंसमेंट भी हो गई है, तो ये सारी चीजें जब एक्सपेक्ट की जा रही थी तो रुपया वापस आ गया। जो होर्डिंग हो रही थी लोगों ने बेचना शुरू किया और ओपन मार्केट में देखा आपने कि वो रेट और भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में रेट 207 तक भी आया था। वो उनके पास कैश होल्डिंग ज्यादा थी, वो बैंक के जमा नहीं करा सकते थे कि वो बैंक कैश होल्ड करता था, 2 दिन लगते थे, उसमें रेट ऊपर नीचे हो जाता था, वो रिस्क नहीं लेता था। अब उन्हें डॉलर एक्सपोर्ट करने की 30 सितंबर तक इजाजत हो गई है। बाकी करेंसीज तो पहले भी कर सकते थे अगेंस्ट डॉलर, अब डॉलर भी कर रही है। ठीक है, एक चीज अली एक चीज जरा बीच में रुकिएगा। ये भी कहा जा रहा था जो होल्डर्स थे, इवन एक्सपोर्टर्स जो थे, वो भी डॉलर इन कैश नहीं करा रहे थे कि उनको एक अच्छा मार्जिन मिलने की उम्मीद थी कि डॉलर और ऊपर जाएगा। फिर यहां पे हमारे बैंक्स जो हैं, क्योंकि जाहिर है कि एलसी उनकी अपने ऊपर नहीं खुल रही थी, उनको गारंटी जो है वो फॉरेन बैंक्स की उनके लिए कंपलसरी थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ बैंक्स ने भी जो है वो काफी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया, विच इज गैर इखलाकी जरूर कहेंगे कि एक पूरी राइट मिली इससे डॉलर को। देखिए, वोलेटिलिटी जब होती है ना उसमें कुछ बैंक फायदा उठाते हैं, कुछ नुकसान भी उठाते हैं। जैसे कुछ बैंक के ऊपर जिन्होंने नॉस्ट्रो के अंदर ओपन पोजीशन शॉर्ट की हुई थी, यानी कि उन्होंने डॉलर की एलसी के रिटायर करनी थी जी 215 के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जी हाँ जी हम इस रेट पे करते, 3 दिन तक पेमेंट करते, 3 दिन में रेट 222 पे हो गया। अब वो 215 की और 222 का 7 रुपए का तो इन्हें डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है जी। इस तरह से जब ये बैंक देख रहे थे इस तरह का, तो बैंक्स ने फिर क्या किया कि अपना मार्जिन बढ़ाना शुरू कर दिया। भाई आज अगर 222 का रेट है तो मैं 228 पे लेता हूँ ताकि जब मैं सेटल करने जाऊंगा तो मार्केट रेट मिल सके। इस तरह करते करते कुछ बैंक्स ने 240 से ऊपर भी रेट किया। इवन नेशनल बैंक ने पीएसओ की एलसी 240 प्लस पे रिटायर की थी, 243 245 इस तरह का कोई रेट था। और जिसकी जो एक वजह बनी है कि आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस अभी बढ़ी हैं जबकि इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गया और रुपया भी बेहतर हुआ है। तो वो सारा एक फिनोमेना चल रहा था, उसमें बैंकों ने नुकसान भी किया है, कुछ ने फायदा भी ट्रेड पे उठाया है। बट इस वोलेटिलिटी में ऐसा होता है, इसमें किसी ने आप कहें कि किसी का मैल फंक्शनिंग थी, कोई नियत खराब थी, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि ये जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली कम हुई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ये बात हो रही थी कि जनाब रिकमेंड किया गया होगा की तरफ से कितनी प्राइसेस पेट्रोल की कम हो जाएगी, लेकिन वो 6 रुपए बढ़ गई। इस मूव को किस तरह से जस्टिफाई कर रही है हुकूमत, आप क्या समझते हैं? जी, जैसे अभी बात हुई है ना कि ये इन्होंने जब पिछली दफा रिवाइज की थी प्राइसेस, उस वक्त जो फॉर्मूला होता था कि आखिरी दिन का एक्सचेंज रेट लेते थे
तो उन्होंने देखा कि वो आखिरी दिन का एक्सचेंज रेट चूंकि उस वक्त ज्यादा था तो उन्होंने पीरियड एवरेज पे कर दिया। अब पीरियड एवरेज पे कर दिया तो वो जो अब जब इस पीरियड में चले तो वो पीरियड के शुरू में तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, वो एक्सचेंज रेट ज्यादा था, और वो लेते थे कि एलसी किस पे रिटायर होती है, वो हमने बताया कि 240 प्लस पे भी एक एलसी रिटायर हुई थी। अब पीरियड जब एंड हुआ तो उस वक्त रेट 215 के करीब था, जब शुरू हुआ था तो वो 230 के करीब था। तो अब वो जो फर्क आपका दोनों पीरियड का है उस का जो एवरेज है वो ज्यादा रही है, तो एवरेज ज्यादा रही है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ गई। ये तो फॉर्मूला है जी, ओगरा का फॉर्मूला है। इन्होंने इस दफा टैक्स कोई नहीं बढ़ाया, जितना टैक्स था उतना ही रखा है। हाँ, अगले 15 दिन में जब ये अगले 15 दिन बाद जाएंगे तो 10 रुपए ये टैक्स भी बढ़ाएंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। उसको देखते हैं डॉलर और इंटरनेशनल प्राइसेस कहाँ रहती हैं। बट ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर एक टर्म्स है, इस पे सियासत छोड़ देनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े मजीद। ये इन्वेंट्री जो बिल्डअप हुई है पाकिस्तान में इस वक्त हमारी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, वो उस लेवल पे हुई है जहां के उसके बाद प्राइसेस कम हुई है, यानी महंगे उसके ऊपर हुई है। आज कुछ एसओएस कॉल वगैरह भी एक आध रिफाइनरी ने किए, जरा वो भी हमें बताइएगा। देखें ना, कितनी मजे की बात है कि जिस वक्त जनाब अली आपके ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन पीक पे थे, देखें आपकी जब कीमतें बढ़ी थी ना, क्रूड इतना महंगा नहीं होता जितना पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया था। जो क्रूड के ऊपर जो मार्जिन होता है ना, प्रीमियम होता है, जिसको हम ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन भी कहते हैं, कि जी वो क्रूड खरीदती है रिफाइनरी, प्रोसेस करती है, पेट्रोल और डीजल बेचती है। तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें थी वर्सेस क्रूड, जो उनका मार्जिन था वो बहुत बढ़ गया हुआ था। अब वो जब मार्जिन इस तरह से बढ़ गया हुआ था इतना ज्यादा, तो उस मार्जिन के ऊपर उनके रिटर्न्स बनते थे, तो उन्होंने दबा के खरीदा क्रूड और उन्होंने दबा के रिफाइनरियां चलाई। अच्छा, रिफाइनरियां फुल थ्रॉटल पे चलाई, बेचा, डीलर के पास इन्वेंट्री बढ़ गई। अब डीलर के पास इन्वेंट्री बढ़ गई है तो अब आगे बिक भी कम रहे क्योंकि कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो अब उनकी जो है वो 65% पे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अगर हमसे ना लिया गया तो हम बंद हो जाएंगे। तो भैया पहले आप 80% पे क्यों नहीं चलाया, पहले आपने ज्यादा कमाया, अब आप कहते हैं कि हम बंद हो जाएंगे। तो चूंकि हम अटक रिफाइनरी ने ये कहा है, तो चूंकि अटक रिफाइनरी हम लोकल जो है यहाँ से गैस लेते हैं, वो कहीं पे कोई लैगिंग आएगी, कहीं पे कोई शॉर्टेज का खतरा है किसी किस्म का? अभी तक तो नहीं, अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्रीज काफी बढ़ी हुई हैं, और वो इन्वेंट्रीज बढ़ी हुई हैं तो उसकी वजह से, और डिमांड भी कम हुई है, तो शॉर्टेज तो अभी डॉलर जिस तरीके से कम हुआ, जाहिर है कि आपने अपनी इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट को बैन किया, उसमें चंद सेक्टर हैं जो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुए। ऑटो सेक्टर आपका परेशान है, मशीनरी इंपोर्ट रुक गई तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो भी परेशान है, और अब कहा जा रहा है कि जनाब हर तरह की इंपोर्ट हम खोल रहे हैं। तो जरा इस दोनों चीजों को बताइएगा, समझाइएगा कि क्या ये वक्त है कि आप खोल दें इंपोर्ट्स या क्या करें? नहीं, ये जो इंपोर्ट्स, जो मैंने जो अपने आर्टिकल में जिक्र किया है इंपोर्ट्स का, वो इंपोर्ट्स के ऊपर जो लेटर ऑफ क्रेडिट जब उनका खुलता है तो उसके ऊपर वो कोटा लगा दिया हुआ उन्होंने। ओके, ऑटो वालों को कह के भाई आधी आप अपने महीने की, पिछले महीने में जितनी गाड़ियां थी उसकी आधी इंपोर्ट कर सकते हैं। मोबाइल फोन को भी इस तरह का है। व्हाइट गुड्स जो है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये आपके जो एसी बनाने वाले हैं, वॉशिंग मशीन, इनको भी ये कह दिए। और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज है, सबके कोटाज इन्फॉर्म कर दिए, कुछ के ज्यादा काटे हैं, कुछ के कम काटे। ये स्टेट बैंक इनफॉर्मली मैनेज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ। ये चीज अभी भी चलती रहेगी। इन्होंने इंपोर्ट बैन की थी कुछ लग्जरी आइटम्स की, याद होगा आपके, मैंने पहले शो पे भी कहा था और मैंने लिखा भी था कि ये एक जो है बिल्कुल एक सिंबॉलिक सा मूव है, इसका कोई फायदा नहीं होना, और उसका कोई फायदा हुआ भी नहीं था। उसकी वजह से वो कुछ ग्रे चैनल से भी इंपोर्ट आने लग गई। जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर को भी कह रहे थे कि बेगू बीफ भी मिलता है, आपको रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो आपको जो है सुशी भी मिलती है, सैलमन भी मिलती है, आपको चीजें मिल रही हैं।
तो वो उन्होंने अब खोल दी है, लेकिन ड्यूटी बढ़ा दी है। ये WTO की रिक्वायरमेंट थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये पहले जाने से और आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन चीज है जो इन्होंने इंपोर्ट रोकी हुई है, ऑटो की और मोबाइल फोन की, वाइट गुड्स की और बेशुमार सेक्टर्स की, स्टील की, तो वो से एक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है। उससे जो है आहिस्ता आहिस्ता नौकरियां कम होगी, कुछ जो सिंगल शिफ्ट में चलेंगे, कुछ फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी टेम्परेरी, वो नौकरियां निकलेंगी, फिर जब वापस आएंगी कितनी नौकरियां आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, ये एक इशू है। लेकिन उससे आपका करंट अकाउंट काबू में आ रहा है, करेंसी काबू में आ रहा है, तो ये सिलसिला ठीक है ना। आपका करंट अकाउंट और करेंसी अगर काबू में आ रहा है तो ये भी बताइएगा कि इसमें कितना फील गुड फैक्टर जो है वो IMF प्रोग्राम के हवाले से था और स्टिल है कि जनाब लेटर ऑफ इंटेंट भी आ गया, सारी चीजें हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन एक मिनी बजट जो है वो भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि नई टैक्सेस जो है वो लगने वाले हैं। 300-350 अरब के हवाले से बात की जा रही है। अली जी बिल्कुल, देखें ना, बात यह है कि IMF तो ऑन बोर्ड है। IMF ऑन बोर्ड है। 29 तारीख की बोर्ड की मीटिंग की अनाउंसमेंट भी हो गई है।